वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन। गुड इवनिंग तो नहीं है, रात के 1 बज रहे हैं। तो हम अपना हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबी होगी क्योंकि 29 पेजेस हमको कवर करने हैं इसके अंदर। जो हमारी अप्रोच रहेगी वो मेंस और प्री को साथ लेके हम चलेंगे। को मेंस के लिए हम करंट जो हम जैसे मैं एक आंसर राइटिंग फॉर्मेशन करते हैं उसके लिए, और हम क्या करेंगे और अपना बेसिस से हम कवर करेंगे उस सब चीज़ों को। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट। तो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप 1.25 करके या 1.5 करके देख सकते हैं। और मेरी कोशिश रहती है, जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं वेस्ट टू एनर्जी, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वेस्ट टू एनर्जी से हम क्या पढ़ेंगे, उसी से लिंक पढ़ेंगे हम क्या, आपका बायोफ्यूल पॉलिसी क्या क्या है, उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। कुछ इथेनॉल के मैं टारगेट बताऊंगा जो फुलफिल करने हैं गवर्नमेंट को, कि 10% 2022 तक करना है, 20% 2030 तक करना है। तो ये कुछ टारगेट है जो फुलफिल करने हैं। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। पूरी बायोफ्यूल तो मैं आपको ऐसा बता दूंगा, बायोइथेनॉल, बायोडीजल, टाइप्स ऑफ कितने टाइप्स के होते हैं पूरा बताऊंगा। वेस्ट टू एनर्जी भी पूरा बताऊंगा। तो यही हमारी अप्रोच होती है ताकि वो फिर ना पढ़ना पड़े। जो फ्रंट पेपर पे न्यूज़ आती है वो आती है यूएनएससी। अभी इंडिया प्रेसिडेंटशिप कर रहा है इसकी, ठीक है। वहाँ पे एक रिसोल्यूशन पास कराया गया रिलेटेड टू अफगान कंसर्न्स के लिए, ठीक है। उसको जो नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया रिसोल्यूशन 2593, इसको नाम दिया गया। 3 जो परमानेंट 5 नेशंस हैं उन्होंने तो साथ दिया, ठीक है। 5 में से 3 ने साथ दिया, पर 2 उसमें से वोटिंग में से ही बाहर रहे, चाइना और रशिया। तो ये कहीं ना कहीं एक साइड दिखे, तो ये इसमें देखा गया। और जो बैक सपोर्ट थी 10 देशों की, 13 जो काउंसिल्स के मेंबर थे उनको वोट फेवर में किया। यानी कि ऐसा होता है ना, 10 तो होते हैं आपके नॉन परमानेंट। जब ये इंडिया प्रेसिडेंटशिप कर रहा है, 1 मंथ की आज ख़त्म हो जाएगी और आज ख़त्म हो गई होगी, और 5 होते हैं परमानेंट। तो उसमें से जो टोटल है उसमें 13/15, मतलब कि 13 देशों ने साथ दिया। 2 देश बाहर रहे, कौन कौन से, चाइना और रशिया। तो ये आप देख सकते हैं, जो परमानेंट दोनों नेशन है कहीं ना कहीं एब्सटेन रहे उसकी वोटिंग से। तो ये आपको पता लगेगा। तो आपको ये याद रखना, रिसोल्यूशन 2593 किस चीज़ के लिए था, ये इसी चीज़ के लिए था कि सिचुएशन जो अफगानिस्तान में है, जो वार टर्न कंट्री में, नॉट बी यूज द थ्रेटन और अटैक एनी नेशन और द शेल्टर टेररिस्ट। तो ये सारे रिसोल्यूशन इसी चीज़ के लिए पास किया गया था। अब मैं आपको यूएनएससी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इंडिया ने डिसाइड किया था यूएन बॉडी एजेंडा फॉर ए मंथ, कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑन द रेंजिंग इशू जो चल रहे हैं अफगानिस्तान, ये वो सब चीज़ के ऊपर। फिर ऑर्गेनाइज किया 3 मेजर एरिया ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। मोदी जी ने 5 पॉइंट जो बताए थे मैरीटाइम के लिए, पीस कीपिंग मिशंस के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए, इन सब पे चीज़ों पे बात हुई। कुछ और भी टॉपिक थे जैसे सीरिया, इराक, सोमालिया, यमन और मिडिल ईस्ट पे भी बात की गई, ठीक है। जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल इज ऑल्सो अडॉप्ट द रिसोल्यूशन ऑफ सोमालिया, माली, यूनाइटेड नेशन एंड टेररिज्म फोर्स इन लेबनान। तो इन पे भी रिसोल्यूशन वहाँ पे लेके आए। पर आपको अफगानिस्तान का याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट इंडियन पीएम टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ यूएनएससी। तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्री में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर है जो प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द यूएनएससी। यूएनएससी की मीटिंग को उन्होंने प्रिसाइड किया। फिर लास्ट टाइम इंडियन जो पीएम इंगेज थे, इफेक्ट था, मतलब पीएम पीवी नरसिम्हा राव 992 में वर अटेंड द यूएनएससी मीटिंग। इन्होंने अटेंड किया था पर इन्होंने प्रिसाइड किया है मीटिंग को। आपने देखा होगा ऑनलाइन उन्होंने वो बात की थी, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बात की थी। तो ये पीएम हमारे नरेंद्र मोदी। सपोर्ट फ्रांस और रशिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि फ्रांस स्टार्टेड डेट, मतलब कि ये हमें सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं रशिया और इंडिया। पर इसमें जो मैंने आपको ऊपर बताया, इसमें सपोर्ट नहीं किया तालिबान के इशू से रिलेटेड या अफगानिस्तान में, ये कहीं ना कहीं बाहर रहे उससे। पर हमें रशिया बहुत बार हमारे सपोर्ट करता है। जब एजेंडा उठता है इंडिया के ऊपर तो उस पर बैन लगा देता है, नहीं इंडिया ठीक कर रहा है। उधर पाकिस्तान को चाइना बैकअप देता है। तो ये सारा एजेंडा चलता रहता है। कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि चाइना चैलेंजेस है, क्योंकि चाइना इतनी बार हमारा, मतलब कि वहाँ पे पाकिस्तान का इशू उठाना, जम्मू कश्मीर का इशू उठाना, इन बॉर्डरों पे बात करता रहता है। इंडो पैसिफिक का इशू उठाना, इशू ऑफ द कश्मीर जो मैंने आपको बताया, ये उठाना, एक चाइना हमारे लिए चैलेंजेस है। पोस्ट कोविड जो वर्ल्ड ऑर्डर है, पूरी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी जो पूरी क्राइसिस चल रही है, हेल्थ इमरजेंसी है, ये भी कहीं ना कहीं हमने फेसिंग किया है रिसेशन का इकोनॉमी के अंदर। तो वो भी हमारे लिए एक चैलेंज था। यूएसए रशिया अनस्टेबल इन वेस्टर्न एशिया। देखो यूएसए और रशिया एक मेजर कंट्री हैं जो मेजर पावर अपने आप को बोलती है। तो कहीं ना कहीं इनमें जो टेंशन रहती है, इससे पूरे वर्ल्ड में एक तरह से सिचुएशन रहती है। अब आप किसी ऐसे संगठन को लीड कर रहे हो, उसके प्रेसिडेंटशिप कर रहे हो जिसमें दोनों कंट्रियाँ परमानेंट है, इनका संतुलन बना के रखना, ये आपके ऊपर
डिपेंड करता है। तो ये भी एक यूएनएससी का इंडिया के सामने चैलेंज था। अब आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या। ये 6 मेन ऑर्गन जो है यूएन की, उसमें से एक ऑर्गन कौन सी है, वो यूएनएससी है। मैं आगे बताऊंगा, यूएनएससी है। आर्टिकल 23 ऑफ द यूएन चार्टर कंसर्न द कंपोजिशन ऑफ यूएनएससी। जो आपका यूएन का चार्टर है, आर्टिकल मतलब कि 23 है, वो बोलता है यूएनएससी के कंपोजिशन के बारे में। 5 जो ऑर्गन है यूएन की मैं आपको बता ही देता हूँ, इससे अदर जो है नीचे भी लिखी हुई है मैंने अलग से। जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसको डिसमेंटल कर दिया गया था 1994 में या 5 में, इसको ख़त्म कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। पर जो यूएन की 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होती हैं, उसके बाद जो आप सुनते होगे, जैसे ये सुनते होगे ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनएससी, ठीक है ना, इन सब के सॉरी यूएनएससी का यूनेस्को सुनते होगे, बहुत सारी चीज़ आप सुनते होगे। ये यूएन की बॉडी नहीं है, ये यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है। स्पेशलाइज मतलब एजेंसी मतलब क्या होता है, ये किसी ना किसी एक्ट से यूएन से जुड़ी हुई है, बस ये याद रखो। पर प्रिंसिपल जो ऑर्गन है ये 5 और एक यूएनएससी, तो 6। तो 6 ही प्रिंसिपल ऑर्गन है। आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन डायरेक्टली प्री में, ये है यूएनएससी का वर्क क्या है। जो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आने देना। वाइल जो ऑर्गन की कुछ यूएन मेक ए रिकमेंडेशन टू द मेंबर स्टेट, ओनली द सिक्योरिटी काउंसिल हैव पावर टू मेक ए डिसीजन, द मेंबर स्टेट देन ऑब्लिगेटेड इम्प्लीमेंट अंडर द चार्टर। तो ये कुछ इसमें सारी चीज़ें हैं। हेडक्वार्टर इसका वहीं है न्यूयॉर्क में, जहाँ पे यूएनओ है। और इसमें 15 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो टोटल 15 मेंबर होते हैं। ये नॉन परमानेंट होते हैं हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, हर 2 साल के। परमानेंट 5 तो आपको पता ही है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस और यूके, ये इसके परमानेंट है। तो आप देखो कि यूरोपियन से कितने हैं, वहाँ से यूके है और आपका फ्रांस है। अमेरिका से कितने आराम से यूएस ओनली है। और इधर से कितने अपने, इधर से एशिया से, इधर से रशिया है और इधर से चाइना है। ये भी आपको याद रखना है। नॉन परमानेंट में 2 साल के लिए बनते हैं, जैसे इंडिया अभी बना है 2021-22 तक इंडिया देखेगा, और रिटायर होते रहते हैं, ये भी आपको पता ही है। द काउंसिल जो प्रेसिडेंसी है वो कैपेसिटी रोटेट होती है हर मंथली वाइज बनते हैं। इसमें ऐसे नहीं होता कि 1 साल के लिए मंथ है। जैसे इंडिया का जो टर्म था वो अगस्त का टर्म था, अब सितंबर स्टार्ट हो गया, अब दूसरी कंट्री बनेगी, तो 15 इसमें मेंबर है, हर मंथ के हिसाब से बनते रहते हैं। वोटिंग और डिसीजन जो होता है उसका यूएनएससी का, ईच जो मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल हैव 1 वोट। जो डिस्कशन होता है यूएनएससी का मैटर रिलेटेड टू अब कुछ भी हो, उसके लिए वोटिंग होती है। 9 मेंबर इंक्लूड द कॉन्करेंट वोट परमानेंट मेंबर, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। नो वोट फॉर 1 और 5 परमानेंट मेंबर ब्लॉक द पैसेज द रिसोल्यूशन। अगर कोई वोट ना दे तो वो पैसेज को ब्लॉक, अगर परमानेंट मेंबर हूँ मैंने वोट कर दिया, ठीक है, तो ये मान लो वो पैसेज ही ब्लॉक हो जाएगा, वो रिसोल्यूशन ही पास नहीं होगा। ये भी आपको याद रखना है कि 1 ऑफ द 5 मेंबर, तो ये भी आपको याद रखना है। एनी मेंबर ऑफ द यूएन विच इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल मे पार्टिसिपेट विदाउट वोट। जैसे इंडिया है और पाकिस्तान अभी इसका यूएनएससी में नहीं है, ठीक है, पर इंडिया बैठ सकता है पर विदाउट वोट कर सकता है। इन द डिस्कशन ऑफ एनी क्वेश्चन बिफोर द सिक्योरिटी काउंसिल लेटर कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर स्पेशली अफेक्टेड। मतलब आप सुन सकते हो, वो ठीक बोल रहे हैं, उनकी बात सुन सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, आपके ऊपर है, पर उनका वोटिंग नहीं होगा। वोटिंग उन्हीं का होगा जो उसके इस टाइम पे मेंबर है। इंडिया एज ए परमानेंट मेंबर, इंडिया एज एवोकेट एज ए परमानेंट सीट इन यूएससी। इंडिया को दी जा रही थी परमानेंट सीट, पर कुछ रीज़न थे उस टाइम पे, कुछ क्राइटेरिया था, और इंडिया बोलता भी है कि हमें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। वो क्यों मिलनी चाहिए? तो हमारी टेरिटोरियल साइज, ग्रोस जीडीपी हमारा अच्छा है, इकोनॉमिक पोटेंशियल अच्छा है, सिविलाइजेशन लेगेसी है, कल्चर डाइवर्सिटी है, तो बहुत सारे कारण हैं। और हम यूएन की जो एक्टिव यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन है उसमें पार्ट करते हैं, तो उसके लिए G4 ग्रुप भी बनाया गया है। G4 ग्रुप में आप मेंबर बनाना, और इसको अपोज करने के लिए, G4 ग्रुप को अपोज करने के लिए नहीं बनाना चाहिए, ऐसे एक कॉफ़ी क्लब भी बनाया गया है, कॉफ़ी क्लब भी बनाया गया, तो ये भी आप याद रखोगे। तो G4 जो 4 नेशन मांग कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि वो जो 5 है इसे बढ़ा के 10 कर देना चाहिए, परमानेंट 10 कर देना चाहिए। तो ये, और इनको अपोज करने वाले कॉफ़ी क्लब भी बनाया गया, इसमें पाकिस्तान है और भी बहुत सारे नेशंस हैं, इसमें तो 14-15 नेशंस हैं, इसमें G4 है। आपको बताना है G4 कौन कौन से, एक तो जापान बता रहा हूँ, एक इंडिया बता रहा हूँ, 2 आप बताना कौन कौन से है इसके अंदर। 2 बता दूँ, एक ब्राज़ील है और जर्मनी है, ख़त्म हो गया। एक बार चेक कर लेना, ये सारे इसके मेंबर हैं।
अब जो मैं बता रहा था आपको, जो मेन ऑर्गन की जो पार्ट है, प्रिंसिपल जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, वो कौन कौन से, यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये वो नहीं है, यूनेस्को वाली नहीं है, ये दूसरी है, इकोनॉमिक है, वो एजुकेशन है, ये भी याद रखना है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसको ख़त्म कर दिया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये डिफरेंट है, ये आईसीजे है। एक होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होती है, वो अलग है, वो यूएन का पार्ट नहीं है, पर समय समय पे यूएन उसे कोई काम देता है तो वो करती है। तो इसका भी हेग में है और इसका भी हेग में हेडक्वार्टर, और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। तो ये भी आपको याद रखना है। 6 इसमें इस्टेब्लिश है, 1945 में इसको बनाया गया था, यूएन को जब फाउंड किया गया था, ये सारे उसके अंदर मेंबर थे। अब आता है वेस्ट टू एनर्जी। कुछ सिटीज ने ऑब्जेक्टिव उठाया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को, क्योंकि इस प्लांट को लगने के लिए कुछ ना कुछ एरिया चाहिए। अब वहाँ भी प्लांट लगेगा तो उसका रॉ मटेरियल क्या है, वही वेस्टेज है। कभी कभी क्या होता है, प्लांट वर्क नहीं कर रहा, सारा वेस्टेज पड़ा रहता है, बदबू आती है एरिया में, तो वो भी एक कारण बनता है, सिटीजन ने ऑब्जेक्शन उठाए। तो अब ये होता क्या है, जैसे आपने वेस्ट कलेक्ट किया, रिकवर किया, उसको किसी न किसी तरीके से हीट किया। हीट इन द सेंस कि आप उसे हीट कैसे करोगे, उसे मतलब कि ऐसा भी हीट कर सकते हैं बिल्कुल पैक करके ओपनली। तो उससे क्या हो, हीट्स जो आपने ऑब्जर्व किया उसे आपने बॉयलर, बड़े बड़े बॉयलर में हीट किया और स्टीम डेवलप की। स्टीम से आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से और भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हो। इकट्ठा करके आपने कोई फ्यूल जनरेट किया इसमें से, जो आपका रिन्यूएबल, जो आपका चेंज हो सकता है, मतलब कि आप उसे चेंज कर सकते, फ्यूल भी बना सकते हो उसमें से। फ्यूल कैसे कि फ्रेगमेंट करके उसको, तो आपने बहुत सारी एनर्जी उसके फॉर्म में उसको कंजर्व कर लिया। तो इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट टू एनर्जी की फॉर्म में आपने उसे क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। जनरेटेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट फ्रॉम अ प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो रिसाइकिल नहीं हो सकता वेस्ट का, प्रोसेसिंग ऑफ नॉन रिसाइकिल वेस्ट इनटू द फ्यूल सोर्स, कि आपने जो नॉन रिसाइकिल सोर्स वाली चीज़ें हैं उसको, वेस्ट को यूज़ करके आपने क्या जनरेट किया, फ्यूल जनरेट किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, कुछ भी जनरेट किया। तो आपने क्या किया, एनर्जी को रिकवर कर लिया। तो इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट टू एनर्जी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है नॉन रिसाइकेबल। अगर रिसाइकेबल होता तो उसे तो आप रिसाइकिल करने के लिए बेच देते, ये तो नहीं होता ना, तो ये आपने नॉन रिसाइकिल का किया। बहुत सारी रिसर्च की गई है इसके ऊपर, बहुत सारी नई अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी लेके आई हैं। और इंडिया में ये कब से स्टार्ट हुआ जेनेसिस, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्री इस टाइप की 1970-1980 के बीच में ऐसा जेनेस स्टार्ट हुआ। आपके तिमरपुर ओखला म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, यानी कि पीपीपी मॉडल पे है। किसके साथ है, जिंदल आईटीएफ है, इनके साथ मिलके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी के साथ मिलके इंडिया का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया गया था। कहाँ, दिल्ली में लगाया गया था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में लगाया गया था प्लांट। क्योंकि दिल्ली में बहुत समस्या है, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो, आप दिल्ली आते हो, वहाँ पे पहाड़ देखोगे कचरे के, तो दिल्ली में लैंड की समस्या है। अब लैंड क्या है, अब वेस्ट तो जनरेट डेली होता है, आप घर में ही देख लो कितना वेस्ट जनरेट करता है, ऐसे कितने घर से जनरेट होता होगा। तो उस वेस्ट का क्या करें, तो उन्होंने बनाया कि हम इसको वेस्ट टू एनर्जी बना सकते हैं, वेस्ट टू एनर्जी फॉर्म में इसे कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सारे डिसीजन लेके गए, रेगुलेट किया गया रिक्वायरमेंट को, इकोनॉमिकल फैक्टर, पब्लिक सेंटीमेंट, बहुत सारी चीज़ को इसके बीच में देखा गया। अब प्रोसेस है, डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट टू एनर्जी है। जैसे आपके कंबशन टेक्नोलॉजी, यानी कि मास बंद करना। कंबशन मतलब डायरेक्टली आप उसे मास बंद करते हो सॉलिड वेस्ट को, और उससे हीट जनरेट होती है, उससे क्या वाटर बॉईल करते हो, उससे स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन को मूव करते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है मास वेस्ट टू एनर्जी जनरेट करना। इसकी भी 7 स्टेज होती है मास बंद की भी, जो आपको देखनी है। तो ये वाली स्टेज ये आपको मत पढ़ना, बस आप ये याद रखो, मास बंद सिस्टम कि मासली आपको चीज़ों को बंद करना। फिर होता है मॉड्यूलर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि बंद करते हैं अनप्रोसेस, ठीक है, और मिक्स, MSW, यानी कि जो आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको अनप्रोसेस करके और मिक्स्ड होता है, उसको एक साथ ही आप जनरेट कर देते हो। तो उसको क्या करते हो, डिफरेंट जो मास बर्निंग फैसिलिटी होती है, दे आर मच स्मॉलर एंड पोर्टेबल। ये जो होती है ना मॉड्यूलर सिस्टम, ये बहुत छोटा होता है और पोर्टेबल होता है, यानी कि करते इसमें भी बनो, इसमें भी आग लगाते हो, इसमें भी बंद करते हो, पर ये इतना छोटी फोम होता है, इसे आप कहीं भी आप पोर्टेबली ले जा सकते हैं, एक साइड से दूसरी साइड से। इसलिए आप ये मानो ऊपर वाले का नाम इन्होंने मॉड्यूलर इसलिए दिया क्योंकि इसे एक जगह से दूसरी जगह पोर्टेबल कर सकते हो, बस मॉड्यूलर सिस्टम। एक आता है रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल सिस्टम। इसमें क्या होता है, रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल सिस्टम में क्या होता है, यूज ऑफ मैकेनिकल मेथड टू स्प्रेड इनकम जो आती है उसमें सेपरेट किया जाता है नॉन जो आपका कंबस्टियल मटेरियल है एंड द कंबस्टियल मिक्सचर। तो उससे क्या होता है, दैट सुटेबल एज ए फ्यूल इन द डेडिकेट आपकी फिनेंस से और सप्लीमेंट ऑफ फ्यूल इन द कन्वेंशनल बॉयलर सिस्टम।
अब इसमें क्या किया जाता है, पहले अलग अलग किया जाता है कंबस्टिबल मटेरियल को और जो आपका कंबस्टिबल मिक्सचर है वो सबको अलग अलग करके सेपरेट करके फिर उसमें भी आग दी जाती है और उसमें भी बॉयलर गर्म किए जाते हैं। तो रिफ्यूज ड्राई फ्यूल सिस्टम ये थोड़ा अलग होता है कि इन सब चीज़ों से, क्योंकि नॉन कंबस्टिबल जो चीज़ें हैं मटेरियल है तो उसमें आप आग लगाओगे तो बहुत सारे केमिकल निकलते हैं, पहले इतना सेपरेट कर दिया जाता है। दूसरा आता है गैसिफिकेशन, एक प्रोसेस है, एक कन्वर्ट करता है। देखो ये सारे जो आपने ऊपर देखे ना, ये मॉड्यूलर हो गया, ये हो गया, ये सारे जो सिस्टम देखे आपने, ये सारे जो सिस्टम देखे ये कहीं ना कहीं आग ही लगाने वाले हैं, यानी कि बर्निंग में मेन ऑब्जेक्टिव है सारों में। तो मॉड्यूलर हो गया, रिफ्यूज ड्राई फ्यूल सिस्टम हो गया, वेस्ट डंपिंग जो हो गया, मतलब ये वाले सारे सिस्टम हो गए, कंबस्टिंग चैम्बर हो गया, रिलीज हीट हो गया। चैम्बर में क्या होगा, चैम्बर होगा, इसमें क्या वेस्ट को डंप करके सीधा चैम्बर में करेंगे और बंद कर देंगे। जो रिलीज बस हीट रिलीज होगी और जो गैसेस वैसे रिमूव कर देगी पॉल्यूटेंट, क्योंकि चैम्बर में आपने बंद किया और आपने गैस अलग ले ली, उसकी मतलब कि छाई अलग ले ली, स्मोक को स्टेक अलग कर लिया और आपने उसकी हीट अलग ले ली, तो जी ये हो गया। तो ये सारे ऊपर वाले जितने थे बर्निंग वाले हैं। अब आते हैं गैसिफिकेशन, ये प्रोसेस है, कन्वर्ट करता है जो मटेरियल कंटेन जो कार्बन है, जैसे जो भी मटेरियल हो कार्बन कंटेन करता है, सच एज कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, बायोमास हो गया, इनटू ए आपकी सिंथेसिस गैस, इसे शे गैस भी बोलते हैं, कंपोज करता है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को। जो शिन गैस को होती है कैन बी बर्न टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और फर्दर प्रोसेस टू द व्हीकल फ्यूल में भी यूज़ करते हैं। गैसिफिकेशन किया आपने, क्या किया, कन्वर्ट किया मटेरियल जो कंटेन करता है कार्बन, जिस मटेरियल के पास कार्बन है, जो भी कार्बन है, या कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, बायोमास हो गया, उसको आपने किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया आपको शिन गैस में। तो ये याद रखो, जिसमें कार्बन उसको शिन गैस में कन्वर्ट करके और आपने गैसिफिकेशन की फॉर्म में रख लिया। फिर आता है पैरोलाइसिस। पैरोलाइसिस मतलब क्या होता है कि आप खुद देखो, मैंने कैसे याद किया, एक बीमारी होती है ना, स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस हो जाता है बॉडी में, और क्या होता है कि हाफ बॉडी काम करना बंद कर देती है, इवन कोई सा भी पार्ट बॉडी का। तो मैं क्या मानता हूँ कि वो क्यों होता है, किस बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया हो, उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाती है। ऑक्सीजन ब्लॉक होने की वजह से पैरालाइसिस इंसान को होता है। तो हमने पैरालाइसिस भी ऐसे ही याद किया है। इसमें क्या करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना, और डिफरेंट ऑक्सीजन नहीं होती, पर एक डिफरेंट टेम्परेचर पे ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, और इससे क्या होता है, इन्वॉल्व होता है इसमें केमिकल कंपोजिशन। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा तरह से गंदी हीट क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, और विदाउट ऑक्सीजन आप क्या करते हो, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हो, तो इसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ जो हार्मफुल चीज़ें जनरेट नहीं होती। तो पैरालाइसिस एक इफेक्टिव मॉडल है। फिर आता है फिर आता है इंसरेशन। इसमें क्या होता है, थर्मो जो डिकम्पोज किया जाता है प्रोसेस को, कंपोनेंट को प्रेजेंट इन द वेस्ट स्ट्रीम, आयनाइज किया जाता है, ठीक है ना, हार्मलेस एलिमेंट में, हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप याद रखो, पैरालाइसिस में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इंसिनरेशन में आपको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपको याद रखोगे। एक आता है एनरोबिक डाइजेशन। एनरोबिक क्या, इसमें भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एनरोबिक से ही आपको समझ में आना चाहिए। पर एनरोबिक प्रोसेस किस में किया जाता है, एनरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, उसे ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर रखा और उसमें आपने क्या किया, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ दी, एनरोबिक चीज़ें उसके अंदर छोड़ दी, ठीक है ना, बैक्टीरिया। तो क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है, बायोगैस बना देगा, बायो फर्टिलाइजर बना देगा, ठीक है ना। तो उसका यूज़ आप किस चीज़ में करते हो, डाइजेस्ट कर, उसे खा जाएगा, और खाने के बाद जो मतलब वो वेस्ट निकालेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका इन सब चीज़ों में बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटिव फ्री टैंक कॉल्ड एनरोबिक डाइजेशन, मतलब कि डाइजेस्टर। जो ऑक्सीजनेटिव फ्री टैंक होते हैं उन्हें एनरोबिक डाइजेस्टर बोलते हैं। आपने देखे होंगे, जैसे पूरा जो सॉलिड वेस्ट गया, आपने बहुत बड़े प्लांट में उसे रखा और उसमें क्या होता है, पूरा एक तरह से फ्रेगमेंटेट करके एनरोबिक डाइजेशन कर दिया जाता है। लैंडफिल गैस, LFG रिकवरी, आप क्या करते हो, प्रोसेस करते हो, मीथेन गैस को कलेक्ट करते हो फ्रॉम द सॉलिड वेट। जैसे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे गड्ढा किया, कभी 10-5 साल पहले किया, और यहाँ पे आपने जो घर वेस्ट था उसको दबा के, सॉलिड वेस्ट को दबा के ऊपर से मिट्टी डाल दी, 10-20 साल, 30-40-50 साल निकल गए, तो उसमें गैस बन जाती है बहुत समय बाद, ठीक है। तो उसको आपने क्या किया, प्रोसेस करके वो मीथेन गैस को एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसको डायरेक्टली आप फिर यूज़ कर सकते हो मीथेन गैस को बहुत सारी चीज़ों में, है ऐसे कैप्चर करके उसको रिन्यूएबल सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है टॉरिफिकेशन, एक टेक्नोलॉजी है, एक हीटिंग किया जाता है स्टॉक, ग्रास, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सब चीज़ों को एक
हीट किया जाता है इतने टेम्परेचर पे, एकदम से इतने टेम्परेचर पे, और एकदम से ठंडा कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, जैसे ये कोई भी चीज़, आप एक कुछ भी चीज़ लो, एकदम से गर्म करो और उसे ठंडा कर दो तो ब्लैक हो जाएगी पूरी, वो कोल टाइप बन जाएगी, कोयले टाइप बन जाएगी। तो कोल लाइक पेटल्स बन जाते हैं और इसको बाद में यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में, इंस्टेड ऑफ कोल की जगह इसका भी यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया। फिर पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी, ये बहुत फेमस टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड में फर्स्ट, ठीक है ना। हेट्रोजीनियस कैटलिस्टिक प्रोसेस है, कन्वर्ट किया जाता है, मल्टीप्लेस फीड स्टॉक होते हैं विद इन हाइड्रो, लिक्विड, गैस, इन सब चीज़ों में। क्लोजली लूप सिस्टम है, डज नॉट इमिट द हार्जेड गैसेज भी निकलती, तो लोग ज़्यादा ही इसे उपयोग करते हैं। ये रीयूज़ करता है, जो प्रोवाइडिंग इसकी एनर्जी है, प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट डीजल ऑयल। जो लाइट डीजल ऑयल है इस फॉर्म की में ये प्रोड्यूस करता है। तो पैरो जो क्रैक है, ठीक है, कन्वर्टिंग अप्रोच है एक तरह से ट्रीट करने के लिए, मतलब ये एक एडवांस अप्रोच है ट्रीट करने के लिए सॉलिड वेस्ट को। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जीरो डिस्चार्ज प्रोसेस है, कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ें नहीं निकलती, और लो कैपेसिटी कॉस्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम क्या क्या फेस होती हैं सॉलिड वेस्ट कम करने में। जो चीज़ें होती हैं कि बहुत कॉस्टली टेक्नोलॉजी पड़ती है, ठीक है ना, और सेफ्टली उनके फीचर्स इसमें कर सकते हैं, कोई स्किल लेबर की ज़रूरत नहीं है, ईजी मशीन हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारी क्वालिटी इसके अंदर मिलती हैं। तो ये बहुत एडवांस सिस्टम है। कोई आपसे पूछे पॉलीक्रैक क्या है, एक बहुत एडवांस सिस्टम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से करना। अब ये मैंने कुछ चार्ट है, ये वेस्ट बायोमास हो गया, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज हो गया, वेस्ट टू एनर्जी आपने कन्वर्ट किया, बायोकेमिकल की फॉर्म में ये एनरोबिक डाइजेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, इससे बायोगैस बनाई, गैसियस फ्यूल हो गया, ठीक है ना, फ्रेगमेंट करके आपने इथेनॉल बना दिया, फिर थर्मोकेमिकल की यूज़ करके आपने लिक्विफिकेशन कर दिया, पैरोलाइसिस कर दिया गैसी, ठीक है ना। इससे क्या बना आपका, इससे बना आपका इथेनॉल, साइनेज गैस, और ये बनी साइन। जो गैस होती है वो भी एक लिक्विड फ्यूल होता है, जैसे आपकी एलपीजी होती है वो भी एक लिक्विड फॉर्म में होती है। और जो आपने एक गैस, साइन गैस क्या होती है, वो किस फॉर्म में भी होती है, वो गैसियस फॉर्म में भी होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी करके ये किया, और आपके टोरिफिकेशन, मैंने बताया था छर बनते हैं वो टोरिफिकेशन से, वो कोल बना दिया आपने, फिर बाद में यूज़ करके सॉलिड फ्यूल हो गया। और रिफ्यूज ड्राई फ्यूल, ये भी एक तरह से सॉलिड फ्यूल है। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, रिफ्यूज ड्राई फ्यूल RDF इज़ ए सॉलिड फ्यूल। तो हाँ, एक सॉलिड फ्यूल है, और लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल आप पढ़ लेना। और लास्ट में आप कंबस्टिंग करोगे, थर्मल एनर्जी बनाओगे। कंबस्टिंग कैसे, मतलब उसे जलाओगे, उससे बॉयलर गर्म करोगे, बॉयलर से वाटर पेपर बनेंगे, स्टीम बनेगी, वो थर्मल को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। तो ये सारे काम किए जाते हैं। अब दूसरा आता है बायोफ्यूल। आज हम कंप्लीट जानेंगे बायोफ्यूल के बारे में। बायोफ्यूल है क्या, एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, सॉलिड लिक्विड गैस की फॉर्म में हो सकता है, प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर। ये आपको याद रखना, प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर विच मे बी लिविंग, ठीक है ना, और वंस लिविंग मटेरियल, एक टाइम पे लिविंग मटेरियल थे, इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, कंसिडर एज बायोफ्यूल। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपका सॉलिड हो गया वुड, और ये हो गया मैन्योर हो गया, खाद वाद यूज़ करते हो, लिक्विड में बायोथिनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया, गैसेस में बायोगैस हो गया। जो बायोफ्यूल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास, ये भी आपको याद रखना है, सच एज कोन हो गया, शुगर हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, वेस्ट फीड स्टॉक हो गया, उससे आप बायोफ्यूल बना सकते हो। ये भी याद रखना है। बायोफ्यूल जो इमिट होता है लेस कार्बन ऑक्साइड जनरेट करता है, और कन्वेक्शनली फ्यूल है। तो इसमें बहुत सारे जो कार्बन ऑक्साइड है, किस चीज़ क्लाइमेटिकल चेंज में इफेक्ट डालती है, तो उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करता है बायोफ्यूल। देखो करता तो है, कोई आपसे पूछ लेगा बायोफ्यूल प्रोड्यूस जीरो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, बहुत लेस फॉर्म में करता है। जो कन्वेक्शनल फ्यूल आप यूज़ करते हो, डीजल, पेट्रोल, इनसे बहुत कम करता है। बायोफ्यूल जो रिप्रेजेंट है अराउंड 3% ऑफ द रोड फ्यूल ट्रांसपोर्ट इन द यूज़ अराउंड द, मात्र 3% यूज़ होता है इसका भी। अब इसकी भी टाइप्स ऑफ जनरेशन है जो आपको बायोफ्यूल्स की होती हैं। थोड़ा मैं इसमें आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन फ्यूल के डायरेक्टली फ्रॉम द फूड क्रॉप से आते हैं, जैसे उससे क्या बनता है, उसको यूज़ करके एब्स्ट्रैक्ट करके बायोडीजल प्रोड्यूस किया जाता है, बायोइथेनॉल बनाया जाता है, लाइक द आपका फर्मेंटेशन करके, ठीक है ना। जो क्रॉप्स लाइक शुगर और द वीट से ही बनाया जाता है, ये सब आपको याद रखना है। निगेटिव नेट एनर्जी गेन होता है इसमें, मतलब डीस करता है। जो फर्स्ट जनरेशन फ्यूल है वो फ्यूल वर्सेस फूड कहीं ना कहीं इसमें रहता है। सेकंड जनरेशन फ्यूल एक नॉन फूड है, बस आपको याद रखना है, ये वुड, ऑर्गेनिक मैटर, फूड क्रॉप्स, इनसे जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। सेकंड जनरेशन जो है, एम क्या है कि मोस्ट जो कॉस्ट है कॉम्पिटिटिव इन द रिलेशन टू फॉसिल फ्यूल, ये बहुत अच्छे हैं इन कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल, जो इनकी लाइफ साइकिल है पॉजिटिव नेट एनर्जी गेन की फॉर्म में रहती है, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड जनरेशन जो है ये एल्गी से बनते हैं,
ठीक है ना। स्पेशली जो आपकी इंजीनियर्ड एनर्जी क्रॉप होती हैं एल्गी वेल्गी से बनते हैं, लो कॉस्ट है, हाई एनर्जी और एंटायर रिन्यूएबल फीड स्टॉक है। एंटायर रिन्यूएबल फॉर्म है इनकी, मोर एनर्जी पर एकड़ देने कन्वेक्शनल क्रॉप। तो ये भी आपको याद रखना है। इम्पोर्टेशनल जो कार्बन न्यूट्रलिटी पे काम करते हैं, द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन इज ऑब्जर्व एंड द एमिटेड, ये भी आपको याद रखना है। अब क्या हो गया फोर्थ जनरेशन। ये क्या है फोर्थ जनरेशन? कुछ नहीं है, ये बायोफ्यूल आर एम नॉट ओनली प्रोड्यूस सस्टेनेबल एनर्जी बट ऑल्सो कैप्चर एंड रिस्टोरिंग द कार्बन। ये क्या करेंगे? एनर्जी तो बनाएंगे, देंगे ही देंगे, जैसे आपने बायोफ्यूल गाड़ी में डाला वो एनर्जी देगी, और वो साथ में क्या काम करे? वो कैप्चर करे, रिस्टोर करे, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम करने का काम करे। इनका जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है सेकेंड और थर्ड जनरेशन से, ठीक है ना। स्टेज ऑफ प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर यूजिंग द प्रोसेस सच एज द ऑक्सीफ्यूल कंबक्शन। तो इस टाइप के कौन से होते हैं? कार्बन कैप्चरिंग भी करेंगे, साथ में करेंगे, और कार्बन निगेटिव अदर देन द कार्बन न्यूट्रल नहीं निगेटिव फॉर्म में करते हैं। दिस सिस्टम नॉट ओनली कैप्चर रिस्टोर द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, रिड्यूस द कार्बन इमिशन बाय रिप्लेसिंग द फॉसिल फ्यूल। तो ये कुछ जनरेशन है, देखो हाई कार्बन कंटेंट होता है देखो इनमें, ठीक है। मेड फॉर शुगर कोन स्टार्च से बनता है। सेकंड जनरेशन ग्रीन हाउस गैसेस कंटेंट लेस देन 1 जनरेशन, मतलब इससे कम होता है सेकंड जनरेशन का, पर ये भी ग्रीन हाउस जनरेट करते हैं, यानी कि CO2 जनरेट करते हैं दोनों कहीं ना कहीं। थर्ड जनरेशन जो होते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी पे काम करते हैं, जो कार्बन इमिट करते हैं और कार्बन ही सिक्वेंट करते हैं। मतलब कि जैसे इन्होंने एक कार्बन जनरेट किया और एक ही कार्बन को ये क्या करेंगे? सिक्वेंट, मतलब उसे अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे। तो इसमें क्या हो गया? कार्बन न्यूट्रलिटी हो गई, जितना जनरेट उतना ही आपने अंदर ले लिया। ये प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। फोर्थ जनरेशन क्या होते हैं? तो कार्बन निगेटिव होते हैं। ये क्या करेंगे? एनर्जी भी जनरेट करेंगे, प्लस कार्बन को भी क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, प्लस कैप्चर करेंगे कार्बन को भी। तो स्टोर भी करेंगे, कैप्चर भी करेंगे और जनरेट भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ड्राइव फ्रॉम एडिबल ऑयल, ग्रोइंग एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोड्यूस द ईस्ट, फर्मेंटेशन, क्रॉप ईस्ट, इन सब से बनाए जाते हैं, जैसे आपको बताया। नेट एनर्जी निगेटिव, क्योंकि एनर्जी निगेटिव क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कार्बन बनाते हैं। फिर ये भी सोर्स ऑफ नॉन फूड चीज़ें हैं, वुड हो गई, ये सब चीज़ें बनाए जाते हैं। पोटेंशियल टू बी नेट एनर्जी पॉजिटिव। अब ये क्या रहते हैं इनमें? ये क्या रहते हैं? ये कार्बन न्यूट्रलिटी पे काम करते हैं, जितनी जनरेट उतनी उसको कैप्चर कर लेंगे, मतलब अपने अंदर सिक्वेंस कर लेंगे। तो ये कैसे बनते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी से बनते हैं। फोर्थ जनरेशन ये इंजीनियरिंग बेस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या करेंगे? एनर्जी प्लस कार्बन कैप्चर एंड क्या करेंगे? कार्बन को कैप्चर भी करेंगे साथ साथ में। ये कुछ सारी चीज़ें हैं। अब सोर्स एंड क्रेडिट क्या है? सब इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल्स हैं। जस्ट एक मिनट पानी पी लूँगा। सब इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल है, जैसे बायोइथेनॉल हो गया। अभी क्या बनते हैं कि फॉर्मूला याद रखो, बहुत बार पूछा गया है। एल्का इथेनॉल, एथाइल एल्कोहल, C2H5OH बोलते हैं, C2H5OH बोलते हैं। इट इज़ एन एल्कोहल प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टार्च ऑफ शुगर। आपने देखा होगा शुगर इंडस्ट्री होती है, वो एल्कोहल बनाती है, एथेनॉल बनाती है, एल्कोहल C2H5OH डेवलप करती है, यानी C2H के 5 कार्बन है, OH पे 5 कार्बन है, और उस पर फिर C2 के कार्बन लगे हुए हैं, तो ये जनरेट करती है। ये ब्लेंडेड किया जाता है पेट्रोल के साथ बायोइथेनॉल। अभी जो टारगेट है 2022 तक इसको 10% करना है, और रिसेंटली कितना 8 और 7% के आसपास है। 2030 तक इसको जनरेट करके 20% करना है, ताकि जो आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो वो कम हो पाए। ये टारगेट प्लीज़ याद रखना। बायोइथेनॉल पॉलिसी आई है, उसके अंदर ये है 2030 तक 20% करना है, 2022 तक 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करना है किसी में, पेट्रोल में या डीजल में, ठीक है। बायोइथेनॉल मेनली प्रोड्यूस आपको फर्मेंटेशन से किया जाता है। मैंने आपको बताया इसमें ईस्ट वीस्ट का एल्गी का यूज़ नहीं, फर्मेंटेशन करके किया जाता है। फर्मेंटेशन में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? इसमें ईस्ट का प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे आप बनाते हो ना, मैदा बनाते हो, उसको रखते हो, तो ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ये एथेनॉल जो होता है क्लियरली कलरलेस लिक्विड है, जैसा आपको याद रखना चाहिए। एथेनॉल बंद करने में कार्बन ऑक्साइड और वाटर जनरेट होता है, ये भी आपको याद रखना है। लिटिल इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड भी करता है। एथेनॉल हाई ऑक्टेन फ्यूल है, रिप्लेस कर सकता है ऑक्टेन इनहेंस जो पेट्रोल है, मतलब उसकी पावर बढ़ा सकता है, ठीक है। वी ऑल्सो ऑक्सीजनेट द फ्यूल मिक्स सो दैट
मोर कम्प्लीटली रिड्यूस द पॉल्यूटेंट इमिशन। ये क्या करता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड होता है, इसमें ऑक्सीजन जनरेटेड होता है, तो ये क्या करेगा, जो कंबशन है, आप आग को हवा दो तो बहुत तेज चलेगी, तो वो क्या करेगा, जो फ्यूल जो मिक्स करोगे, फ्यूल जो हीट जनरेट करता है, आग लगाता है, उससे धुआं निकालता है। धुआं क्यों निकलता है, क्योंकि जो आग बना रहा है ना, फ्यूल पूरी तरह नहीं चल पाता, उसकी वजह से पॉल्यूटेंट जनरेट होता है, वो बाहर की निकाल देता है एयर पॉल्यूशन की फॉर्म में। अगर ऑक्सीजनेटेड हम उसे मिक्स कर देंगे पेट्रोल के साथ तो ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वो क्या होगा, बर्न होगा, बर्न एक तरह से कम्प्लीटली बर्न होगा, तो वो रिड्यूस कर देगा, पॉपुलेशन इमिशन को भी कम कर देगा। तो ये होता है। बायोडीजल क्या होता है, एक बायोकेमिकल जो प्रोसेस होता है, इसमें आपको ट्रांसिस्टरिफिकेशन इसके अंदर होता है। ये रिन्यूएबल सोर्स से बायोडीजल बनता है, जैसे वेजिटेबल हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल ऑयल्स हो गए, इन सब चीज़ों से बनाया जाता है और बायोडीजल बनता है। तो ये आपको याद रखना, जो फैट होता है ना ऑयल के अंदर, उससे इसको बनाया जाता है। जैसे टिली आपको ग्लेरिडिस करके बोलते हैं, ग्लाइसिडिस करके उसको बोलते हैं। तो फैट याद रखो, फैट से बनाया जाता है तो फूड का ही आइटम ना, है तो फूड का ही आइटम। तो आपको स्टार, उससे क्या नाम आपका शुगर, और उससे स्टार से क्या बनाया जाता है, बायो एथेनॉल, बायोडीजल बनाया जा रहा है। ये भी बनाया जा रहा है पर रिन्यूएबल सोर्सेज, वेजिटेबल, प्लांट, एनिमल ऑयल और फैट से बनाया जाता है। इसमें लॉन्ग चेंज ऑफ फैटी एसिड होते हैं, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है, फैटी होता है, तो डीजल हार्ड होता है। तो अल्कोहल यूजली ऑफ मेथेनॉल टू मेक ए बायोडीजल, फैट इन द वेजिटेबल ऑयल आर ट्रीटेड विद द अल्कोहल यूजेस, मेथनॉल का यूज़ करके इसको किया जाता है। और मिथाइल ईस्टर इसका नाम है, जिसे बायो डीजल बोलते हैं। इसके लिए एक प्लांट भी आता है बायोफ्यूल डेवलपमेंट के लिए। इंडिया सेंटर है अराउंड कल्टीवेट जतोरा प्लांट सीड रिच इन द ऑयल, 40% निकलता है। तो जतोरा का एक आपको जतूफा का एक पेड़ आता है, उसको लगाने के बाद हम बायोडीजल बना सकते हैं। फिर आती है बायोगैस। ये भी बायो प्रोडक्ट किस चीज़ का, प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं वो गोबर करते हैं, उन्हें फिल कर देते हैं लैंड के अंदर, और वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, पानी वानी डाल के रहते हैं। डेली यूज में आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर के जो वेस्ट होता है, उससे क्या होता है, मीथेन बनती है और कार्बन ऑक्साइड भी जनरेट होती है कहीं ना कहीं। तो जो मीथेन होता है उसे हम गैस वैस में हम यूज़ कर लेते हैं उसे, तो ये भी आपको याद रखना है। बायोब्यूटेनॉल, ये 4 कार्बन अल्कोहल होता है, ये भी फर्मेंटेशन से बनता है और बायोमास से। जो बायो आपका ब्यूटेनॉल होता है कैरिड आउट द एथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी, प्राइमरी यूज बायोब्यूटेनॉल का क्या इन द फ्यूल इंटरनल कंबक्शन, जो इंजन होता है ना उसमें यूज़ किया जाता है। द प्रॉपर्टीज़ की क्या होती है, सिमिलर एज आपकी गैसोलाइन। सम गैसोलाइन जो पाउडर आते हैं व्हीकल में डलते हैं, यूज़ इसी चीज़ के वो बने होते हैं। ये आपका रहता है लो एनर्जी कंटेंट होता है, इतनी बहुत कम एनर्जी होती है तो उसको इसलिए यूज़ करते नहीं, पर रिड्यूस करता है जो कार्बन इमिशन की बाय 85% कम कर देता है। तो बायोब्यूटेनॉल में क्या होता है, 4 कार्बन अल्कोहल होता है, ये आपको याद रखो। पर जो उसकी एनर्जी कंटेंट होते हैं वो लोअर होते हैं, तो बहुत कम होते हैं। फिर एक आता है बायोहाइड्रोजन, ये बहुत फेमस है। प्रोड्यूस द यूजिंग ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस सच एज पैरोलाइसिस, जो मैंने आपको बताया था विदाउट ऑक्सीजन की, उससे बनता है। ठीक है, गैसिफिकेशन। उसके बाद बायोहाइड्रोजन कंसिडर एज वैल्यूएबल अल्टरनेटिव एनर्जी कैरिड टू फॉसिल फ्यूल, ये एक नई चीज़ है बायोहाइड्रोजन। इसे इकोनॉमिकल फीसिबल माना जा रहा है, इसे बहुत चीज़ में यूज़ किया जा सकता है इन फ्यूचर आने वाले टाइम में, तो आपको याद ये रखना है। इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडियन बायोफ्यूल का, अगर आप 2002, 2003, अगर ये आप सब चीज़ देखोगे तो ये इवोल्यूशन आप पढ़ना। गवर्नमेंट मैंडेट किया था 2000 में 5% मिक्स करना है, प्रॉब्लम आ गई फीड स्टॉक सप्लाई में, मोलसिस में, ये सारी। बाद में अभी क्या किया गया है 2018-19 में, क्या किया गया है कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च हुई थी 2018 में, ये भी आपको याद रखें। 2009 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी भी आई थी, तो उसमें ठीक क्या होता है, 2007 में आपकी फोकस किया गया था स्पेशली इन द पोगेमिया, एक जतोरा, 2 तरह के मिशन लॉन्च हुए थे इस प्लांट को लगाने के लिए। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। अभी जो टारगेट है 2022 तक 10% इथेनॉल मिक्सिंग और 2030 तक 20% इथेनॉल मिक्सिंग का टारगेट है। एडवांटेज क्या है बायोफ्यूल को, लेस फ्लेमेबल होते हैं, आग जल्दी से नहीं पकड़ते हैं, इंक्रीज़ होता है कि लाइफ ऑफ व्हीकल की इंक्रीज़ हो जाती है, लेस कार्बन इमिशन होता है इन कम्पेयर टू नॉर्मल जो है उसके हिसाब से, क्योंकि 65% ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन होता है इनको यूज़ करने से। ईजी टू सोर्स, देखो आपको सब जगह से मिल जाएंगे, अलगी वलगी सब जगह से मिल जाएंगी। इकोनॉमिकल सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि हम जो प्रोड्यूस बाहर से मंगाते हैं चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया में कर पाएंगे। लोअर लेवल ऑफ पॉपुलेशन होता है, कॉस्ट बेनिफिट होगा इंडिया को इम्पोर्ट करने में।
डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द फ्यूचर प्राइस। इसे प्रोडक्शन करने में ना चीज़ बनाने में बहुत कॉस्ट लगती है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कहीं ना कहीं होता है इन सब चीज़ को बनाने के लिए, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन भी होता है इनको। चेंज इन द लैंड यूज एंड द पॉल्यूशन, ठीक है ना। वो कैसे बायोफ्यूल प्रोड्यूस करते हैं, इंक्रीज करते हैं मोनोकल्चर को, ठीक है। इफ़ द लैंड इज ग्रो फ्रॉम द बायोफ्यूल फीड स्टॉक इट हैज़ टू बी क्लियर फॉर ए नेटिव वेजिटेबल, वहाँ से हटाना पड़ेगा, डैमेज कर देगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है कि डैमेज द कोर्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग द लोकल हैबिटेट। आपको प्लांट लगाना है बायोइथेनॉल, चतुरा का कोई प्लांट लगाना है, आपको अपनी जो पहले से आप लगाते हैं वो हटाओगे, ये सारी चीज़ें हैं। सेकंड, डैमेज इज डन बाय द कार्बन डेप्थ, जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, देखो करते तो है। लो टेम्परेचर, द लेस सूटेबल क्या फॉर द यूज इन द लो टेम्परेचर। और इंडिया में क्या देखा था, टेम्परेचर बहुत इंजन का ऊपर हो जाता है, तो उससे क्या होगा, क्लोग भी हो सकता है इंजन फिल्टर, ये वो सारी चीज़ें। फिर जो हमारी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है 2018, 20% देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 2022 तक कर रहा है, 5% डीजल में करना है 2030 तक। तो ये आपको याद रखना, 20% पेट्रोल बताया था मैंने और 5% डीजल, बायोडीजल बताया मैंने आपको। तो ये कहीं ना कहीं हमें मिक्स करना है, अभी बहुत कम किया जा रहा है, उसको हमें बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर है। इंप्रूव करना है जो करंट प्रोडक्शन है एथेनॉल बायोडीजल का, उसको इंक्रीज़ करना है, सेटअप करना है सेकंड जनरेशन बायो रिफाइनरी, जो सेकंड जनरेशन होते हैं नॉन फूड वाले आइटम से जो बनती हैं, उसको बढ़ाना है। डेवलप करना है न्यू फीड स्टॉक फॉर द बायोफ्यूल्स, ठीक है ना। न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, फैसिलिटेट करना है, ब्लेंडिंग को अलग बढ़ाना है। जो पॉलिसी है उसको कहीं ना कहीं फोकस करना है। बेसिक जो फ्यूल है वो फर्स्ट जनरेशन है बायोइथेनॉल बायोडीजल, एंड द एडवांस जो है वो सेकंड जनरेशन एथेनॉल है, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से बनाए जाएंगे। और थर्ड जनरेशन जो है वो एक तरह से बायो सीएनजी वीएनजी इन्हीं से बनाई जाती है, अलगी अलगी से, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। पॉलिसी एक्सटेंड कर दिया रॉ मटेरियल बढ़ाने के इथेनॉल के लिए, शुगर का जूस, शुगर कंटेंट, शुगर बीट, इन सब चीज़ से हम क्या बनाएंगे, बायो इथेनॉल बनाएंगे। कौन कौन से डैमेज करेंगे, जो फूड ग्रेनर लाइक वीट ये सब चीज़ें, ये प्रॉब्लम है। सरप्लस फूड गेन जो है अप्रूव बाय द नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन, ये सारे काम किए जा रहे हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, जो मैंने आपको बताया। बायोइथेनॉल फ्यूल होता है, डेट मटेरियल जो यूज़ होता है इन सब चीज़ों से निकलता है, ये खाने वाली चीज़ों से निकलता है। बायोडीजल मैं आपको बता चुका, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, बस फैटी होना चाहिए, ऑयल कहीं ना कहीं आ जाएगा तो उससे ये निकलता है, ठीक है। ड्रॉप इन द फ्यूल में डाला जाएगा। बायोगैस होती है जो मैंने आपको बताया, ये बायोगैस जो होती है जनरेशन 3 होती है, जो सीएनजी वीएनजी होती है जनरेशन 3 होती है, अलगी वलगी से बनाई जाती है। बायोडीजल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हम लेके आए, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नेशनल बायोमास प्रॉस्पेरिटी थ्रू द नेशनल वाइड, तो हम ला सकते हैं, इसके लिए हम पॉलिसी भी लेके आए हैं। तो ये हो जाता है सारा हमारा। हमने बायोडीजल के बारे में हमने सारे देख लिए, 3 प्रकार के, क्या क्या कारण है, क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सब हमने पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है फर्टिलाइज़र। अभी क्या है कि आईआईटी दिल्ली ने और आईआईटी आपका आईआईएम ने और एमआईटी ने एक पोर्टेबल सेंसर बनाया है फर्टिलाइज़र को मैनेजमेंट करने के लिए, यानी कि आप सॉइल में कितना, क्रॉप्स के अंदर कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट पे आप यूज़ करते हैं, उसे और जहरीली बना देते हैं, उसको मतलब फसल को हार्मफुल बना देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी जो फूड चेन है उसके अंदर वो चली जाती है, ठीक है ना। खाना जैसे आप खाते हैं, अब आपको बताना है कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। अगर फूड चेन में जाना, बायो मैग्नीफिकेशन, और दूसरा क्या नाम है वो आपको बताना है, वो ही इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। कि आप खाओगे, आपसे आपको कोई और खाएगा, मतलब ऐसे बोलते हैं कि किसी एनिमल ने खाया, आपने उस एनिमल को खाया, तो वो बढ़ता जा रहा है, बायो मैग्नीफाई होता जा रहा है। और बायो जो फर्स्ट टाइम एंटर करता है साइकिल चेन में, उसको क्या नाम दिया गया इकोनॉमिक टर्म में, तो ये आपको बताना है। तो जो फर्टिलाइजर स्टेटस है इंडिया में डिपेंड, मतलब कि बार बार देखा जाता है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, प्लानिंग करती है, कैसे कैसे रखना है, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, पॉलिसी टू प्रमोट द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर। तो ये भी बोला जाता है अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक यूज़ करो, ऐसे यूज़ करो, ये यूज़ करो। जो एमडीए पॉलिसी बनाती है अर्लियर, जो लिमिट करती है कि सिटी जो कंपोस्ट होता है ओनली इतना रहना चाहिए, फिर आप एक्सपेंड करती है पॉलिसी, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज़ करो, लाइक बायोगैस, ग्रीन मैन्योर, ऑर्गेनिक जो सब चीज़ों का यूज़ करो, ऑर्गेनिक बनो उन सब चीज़ों को छोड़ के। जो ये कंपोनेंट सब किसमें, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये कंपोनेंट है, कहीं ना कहीं एक्सपेंशन करना है। कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे नीम कोटेड यूरिया एक आ रहा है, नीम को कोटेड करके यूरिया बनाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने मैंडेटरी किया है कि ऑल द डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कर रहे हैं 100% यूरिया जो होगा ऐसे नीम कोटेड यूरिया होगा। बेनिफिट क्या है, तो इम्प्रूव करेगी सॉइल को, रिडक्शन करेगा यूसेज ऑफ प्लांट, ठीक है ना, प्रोटेक्शन केमिकल को, रिडक्शन करेगा पेस्ट एंड डिसीज को,
ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ईल्ड करेगा पैडी शुगर केन की, नेग्लिजिबल करेगा जो डाइवर्जन है नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो कम करेगा, जो नाइट्रोजन जो यूसेज इफिशियंसी है नीम कोटेड यूरिया की इंक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा कंजम्पशन ऑफ एनसीयू एज कम्पेयर ऑफ नॉर्मल वे में। तो एनयू की पॉलिसी हम लेके आए थे, न्यू यूरिया पॉलिसी लेके आए थे। ऑप्टिमाइज करना था इंडिजीनियस यूरिया प्रोडक्शन को, प्रमोट करना था एनर्जी इफिशियंसी को, आपको रेशनलाइज करना था सब्सिडी बर्डन, जो गवर्नमेंट क्या करते हैं सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं यूरिया के ऊपर, उसको क्या करना था आपको रेशनलाइज करना था, सब्सिडी एक नॉर्मल मात्रा में प्रोड्यूस की जाए, इतनी ज़्यादा सब्सिडी ना दी जाए। तो वही सारी चीज़ें नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 में भी आई थी, और इम्पॉर्टेंट क्या हमें 2015 वाली इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाता है किसान के खाते में, ये वो सब पैसे दिया जाता है या कंपनी को दे देते हैं, वो आपको सब्सिडी प्रदान कर देती है, ठीक है। ऐसे सब्सिडी दी जाती है। यूजेस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन द फर्टिलाइजर सेक्टर, आप कर सकते हो रिसोर्स मैपिंग कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र का, कैसे यूज़ किया जाता है ताकि कम यूज़ किया, जहाँ पे ज़्यादा किया जाता है वहाँ पे कम किया जाए। न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी स्कीम लेके आए इनके 2010 में डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र की, सब्सिडी टू डिसाइड द एनुअल बेसिस, कितना यूज़ करते हो फॉस्फेरस और पोटाश का, आप कितना यूज़ करते हो इन सब चीज़ों का, तो ये सारे काम किया जाता है। अब जो फर्टिलाइज़र कंजप्शन जो इंडिया है, इसको मतलब कि कंजप्शन जो है फाइनेंशियल ईयर 20 का कितना था, 61 मिलियन टन, 55% जो यूरिया एस्टिमेट है इंक्रीज़, मतलब इंक्रीज़ हुआ है कहीं ना कहीं। ये सब चीज़ें जो नॉन यूरिया एरिया है, मिनिस्ट्री ऑफ आपकी पेट्रोलियम में, डीएएफ में कॉम्प्लेक्स एक वैरायटी है कॉस्ट सब चीज़ों में, जीरो बजटिंग फार्मिंग है, इनको प्रमोट करना है ताकि जो ऑर्गेनिक चीज़ें डेवलप ना हो पाए। सब्सिडी ऑन यूरिया, सेंट्रल ने एक पे सब्सिडी बनाया था ऑन द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर टू बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों के लिए सब्सिडी नॉन जो यूरिया फर्टिलाइज़र है उसके नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र का को डी कंट्रोल एज ए फिक्स बाय द कंपनी, इसको कंपनी फिक्स करती है, और जो सब्सिडी वाला यूरिया है उसको गवर्नमेंट फिक्स करती है। वो इफ़को विफ़को का जो आता है उसको गवर्नमेंट फिक्स करती है। दूसरा आता है एनआरसी, एनपीआर और सेंसेक्स और एसईसीसी के बारे में क्या अंतर है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। सॉरी, कितना बचा है जो जज अपॉइंटमेंट, बहुत लंबा है जज अपॉइंटमेंट। तो एनआरसी के बाद मैं ब्रेक लूँगा, उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आप देख लेना। थोड़ा मेरा गला सूख जाता है, मेरी थोड़ी तबीयत भी ऊपर नीचे चलती रहती है, तो मैं आपको एनआरसी का ब्रेक लूँगा। सेंसेक्स और सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसेस में क्या डिफरेंस है। पहली बात ओरिजिन देखेंगे। जो सेंसेक्स का ओरिजिन होता है कॉलोनियल टाइम से होता है, जो स्टार्ट हो, देखो ये तो आपका अर्ली वैदिक पीरियड में मिलते हैं, कौटिल्य के टाइम पे भी होता था, पर जो प्रॉपर तरीके से 1872 में कहीं ना कहीं इनफॉर्मली स्टार्ट किया जाता है और गिना जाता है पॉपुलेशन को, पर एक प्रॉपर तरीके से 1881 से स्टार्ट होता है, तब से अब तक चलता आ रहा है। सेंसस की ज़रूरत क्या होती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग करनी हो, पता होना चाहिए ना गवर्नमेंट को कहाँ पे कौन से लोग, कितने लोग ज़्यादा डेंसिटी में रहते हैं, ऐसे काम किया जाता है। हाउएवर अर्ली 1940 में जब आपके WMW यति करके हैं, वो सेंसस कमिश्नर थे इंडिया के, 1941 के सेंसस ने कन्वर्ट किया था, और द पॉइंट आउट किया था सेंसस इज द लार्ज इमिनेंस एंड पावरफुल बट ब्लंट इंस्ट्रूमेंट अनसुटेड फॉर द स्पेशलाइज इंक्वायरी, ये सब उन्होंने बोला था। पर जब से आप याद रखो 1881 से कहीं ना कहीं कंटिन्यू सेंसस होता हुआ आ रहा है। सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस क्या है, इसको जो पहली बार कंडक्ट 1931 में किया गया था अंग्रेजों के टाइम में, इसमें क्या कवर किया जाता है, इंडियन फैमिली बोथ रूरल एंड द अर्बन एंड आस्क देयर अबाउट देयर इकोनॉमिकल स्टेटस, यानी कि इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है, आप क्या अथॉरिटी अलाउ गवर्नमेंट, क्योंकि क्या करना है, ये क्यों लिया जाता है इकोनॉमिकल बेसिस कास्ट सेंसस क्यों लिया जाता है, ताकि इस कास्ट के लोग इतने गरीब हैं उन्हें पता लगा सके, तो ताकि कोई गवर्नमेंट को स्कीम लानी है, जैसे उज्ज्वला लानी है, आपको क्या देना है, आपको सिलेंडर देना है, वो स्कीम ला पाए। और स्पेशली देखा गया इस कम्युनिटी के लोग के पास ये चीज़ें नहीं है, स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है, ये नहीं है, और उस पर्टिकुलर सोसाइटी को दी जाए। जो एससीसी का पोटेंशियल क्या है, अलाउ करना है मैपिंग को, इनइक्वलिटी कम करने के लिए, कि आपकी इनइक्वलिटी सोसाइटी से कम की जाए, कहाँ पे कितनी गरीबी है, इस सब चीज़ को देखा जाता है। तो 1931 से पहली बार ये सेंसस किया गया था। अब डिफरेंस क्या है सेंसेक्स में, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में सेंसेक्स होता है ये इंडियन पॉपुलेशन का होता है। सोशो इकोनॉमिक टूल जो है वो आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी ऑफ स्टेट सपोर्ट, मतलब उन लोगों को तलाश किया जाता है। सेंसस जो कंडक्ट किया जाता है उसके लिए सेंसस एक्ट 1948 है,
ऑल द डाटा कंसिडर एज ए कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, वेयर एज जो अकॉर्डिंग टू द SEC वेबसाइट all the personal information give the SSC open to the use of government department to grant the restriction benefit, मतलब कि कुछ आपको रिस्ट्रिक्टेड बेनिफिट दे पाए तो SSC का डाटा ओपन होता है। जैसे आपकी आयुष्मान भारत है, अगर आपका नाम इस सेंसस के अंदर है तो आपको आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने में ईजी होगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। एसोसिएट कंसर्न क्या है, जो आप ये कर रहे हो, कास्ट सेंसस कर रहे हो, तो इमोटिव एलिमेंट है, मतलब सोसाइटी में दिखता है कि मेरा नाम इस लिस्ट में ओपन है, लोग देखते हैं तो उससे फील आती है कि बहुत नीचे सोसाइटी का हूँ। कास्ट इसे मतलब इतने सब क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक कर रहे हो, ये कास्ट इतनी है, इस कास्ट में इतने लोग नीचे हैं, ये काम कर रहे हो, तो आप एक डिवीज़न वहीं से स्टार्ट कर रहे हो। पीपल विद दलित लास्ट नेम, ठीक है ना, फिर वही जॉब इंटरव्यू इन सब में बहुत सारी चीज़ें उंगली उठने लगती हैं। फिर वो मैरिज वैरिज में इशू, दलित मैन विल बी स्पार्क वॉयलेटिंग, मतलब ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर आप डिविडेशन कर रहे हो ऐसे सेंसस करा के कास्ट वास्ट वाले, तो ये प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताऊंगा सेंसेक्स में और NPR में क्या अंतर है। देखो, ये सेंसेक्स एक्ट से कराया जाता है और ये सिटीजनशिप रूल 2003 से कराया जाता है। सेंसेक्स कराया जाता है और NPR जो कराया जाता है सिटीजनशिप रूल है। इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, इसके लिए अलग रूल है, इसके लिए ये सेंसेक्स एक्ट से। पर्पस किस चीज़ के, क्रिएटिंग द NRC, ये मैं आपको बताऊँगा ये होता क्या है, थोड़ा मैं आपको बता दूँ। NRC कराने के लिए उससे पहले आपको NPR कराना होगा, अगर आपको NRC करानी है उस चीज़ के लिए। सेंसस क्यों कराया जाता है कि असेसमेंट कर पाएँ, प्लानिंग कर पाएँ, उस एरिया की पॉपुलेशन जान पाएँ, उनके लिए स्कीम दे पाएँ। लिटरेसी, इन्फॉर्मेशन कैसी ली जाती है, लिटरेसी, माइग्रेशन कहीं से आए तो नहीं, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इनकम क्या है, इसमें बर्थ डिटेल ली जाती है, डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। ये क्या कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ये कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा जाता क्योंकि ये चेक करेगा ना बाद में, तो ये नहीं रखा जाता। नो पनिशमेंट ऑन द डिस्क्लोजर, अगर आप नॉन डिस्क्लोजर, कोई पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट फॉर द नॉन डिस्क्लोजर, तो ये कुछ इस चीज़ में चीज़ें हैं। देखो NPR क्या है, आप 6 महीने से कहाँ पे रह रहे हो और कहीं पे आए हो, 6 महीने बाद कहाँ पे रहने वाले हो, तो 6 महीने 6 मंथ तक उन सब आदमी को नोट किया जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इस सिटीजनशिप, चाहे वो US का हो, किसी भी कंट्री का, फॉरेन का, अब्रॉड का हो, कुछ भी हो, NRI कुछ भी हो, IP हो, PI हो, कुछ भी हो, सबके नाम लिखे जाएंगे। बस आप 6 महीने वहाँ पे रह रहे हो या 6 महीने रहने वाले हो, सबके नाम लिखे जाएंगे, इंक्लूड द फॉरेन। ये प्रिपेयर्ड विद द सेंसेक्स 2011 एंड अपडेटेड 2015 में इसको किया गया था। दोबारा से 2020 में दोबारा करना था, 2020 में पर नहीं कर पाए, कोविड आ गया था। इट इज़ नॉट सिटीजनशिप, मतलब ये कुछ ऐसे नहीं है कि फॉरेन को भी इसमें रखा जाए, सिटीजन को ही रखा जाए, नहीं, सबको इसमें काउंट किया जाता है। इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल इंडियन रेसिडेंट टू रजिस्टर्ड इन NPR, सबको कंपलसरी है इसमें रजिस्टर्ड कराना। NPR इज़ टू आइडेंटिफाई इलीगल माइग्रेंट, आइडेंटिटी देम फॉर, अगर कोई बाहर से तो नहीं आया। ये क्या होता है ना, इसमें जो है आपके इंडियन सिटीजन ही रखे जाएंगे NRC में, बस इसमें इंडियन सिटीजन ही रखे जाएंगे, ठीक है, जो इंडियन के सिटीजन है। NPR में आपने सबको काउंट किया, फॉरेन को सबको काउंट कर लिया, इसमें से आप माइनस कर दो, NRC माइनस कर दो, यानी कि जो इंडियन सिटीजन है उनको माइनस कर दो NPR में से, क्या आ जाएगा, जो बचे हुए आपके फॉरेन है, जो विदेशों से आए हुए हैं, वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें इंडियन सिटीजन भी रखे हैं। देखो NPR में आपने इंडियन सिटीजन भी रखे हैं और प्लस फॉरेन भी रखे हैं, पर NRC में आपने क्या रखा है, इसमें इंडियन सिटीजन ही रखे हैं। इंडियन सिटीजन से इंडियन सिटीजन बचे क्या, फॉरेन, तो पहले ये कराया जाता है, पहले पूरी पॉपुलेशन गिनी जाती है, उसके बाद जो सिटीजनशिप वाला है उनको गिना जाता है, उसके बाद फॉरेन ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगे, विदेश से आए हुए हैं। फर्स्ट प्रिपेयर 1951, सेंसस इज नॉट अपडेटेड रेगुलरली, ये NRC रेगुलर नहीं किया जाता। आसाम इज़ ओनली स्टेट इन कंट्री वेयर इज़ अपडेटेड, अभी आसाम में हुआ था ना वो, तो ये वहाँ पे ओनली किया गया। अभी पूरे इंडिया में ये करा के उसके बाद ये कराया जाएगा पूरे इंडिया में। NRC सिटीजनशिप है और उन सिटीजन ही को है जो इंडियन सिटीजन है, वही इसमें अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं। NRC जो सबसे क्या है, किस चीज़ का, NPR का मैंने आपको बता ही दिया, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया टेक इन टू अकाउंट। तो ये इसलिए कराया जाता है टोटल काउंट करके, फिर ये कराया जाएगा और फिर माइनस कर दिया जाएगा। अब आपका 2021 का सेंसेक्स आना था, थोड़ा लेट होगा कोविड की वजह से। इसमें कुछ चीज़ है, फर्स्ट टाइम क्या किया जा रहा है, डिजिटली कलेक्ट किया जा रहा है मोबाइल एप्लीकेशन से। वो आईपैड लेके जाएंगे, आईपैड आपके पास तो नोटेट करेंगे। जो पहले ले जाते थे ऑफलाइन कॉपी किताब लेके चले जाते थे, ये सब किए जाते थे। अब रिजल्ट क्या है कि अनलाइक ईजियर केसेस होंगे वेयर द टेकन मल्टीपल ईयर्स, डाटा एनालाइज, रिपोर्ट पब्लिश, बहुत सारा टाइम लगता था, अब एकदम से हो जाएगा, एकदम डाटा कलेक्ट होते ही। नो डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड बाय द सिटीजन टू शो द प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरत नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन आप दे सकते हो, वही इनफ है कि हाँ
सेंसेक्स हो, यहाँ पे रह रहे हो। डाटा कलेक्शन बाय इमरेट मतलब कि फ़ोन के लिए विल बी रजिस्टर्ड विद द सेंसेक्स अथॉरिटी, जो रजिस्टर्ड होगा फ़ोन के ज़रिए लिया जाएगा। ऑफिशियल जो इन्वॉल्व होंगे सेंसेक्स के लिए मल्टीपल लैंग्वेज में लिया जाएगा सेंसेक्स, आपको पता है मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट पोर्टल होगा। ऑल द सेंसेस रिलेटेड टू द एक्टिविटी है सब उसमें नोट की जाएंगी। 2011 का सेंसेस विल नॉट कलेक्टेड एट कास्ट डाटा, जो 2021 का सेंसस होगा वो कास्ट डाटा कलेक्ट नहीं करेगा, ये भी आपको याद रखना है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ द हाउस होल्ड हेडेड बाय द पर्सन फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इनको भी ऐड किया जा रहा है। मेंबर लिविंग इन द फैमिली विद बी कलेक्टेड, तो वो भी लिया जाएगा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उन सबको भी इसके अंदर कलेक्ट किया जाएगा। मैं आपको थोड़ा शार्क के बारे में और बता देता हूँ। अभी क्या है, अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आ गया, तो एक कंसर्न इट किया है कि जो मेंबरशिप है, क्योंकि शार्क के अंदर क्या अफगानिस्तान भी मेंबर है, अब कंसर्न राइज हो गया कि अफगानिस्तान को रखना है या नहीं रखना, तो उन सब चीज़ों प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। तो देखेंगे फ्यूचर में जो रिजल्ट आएगा, पर हम शार्क के बारे में पढ़ते हैं। इसको ढाका में इस्टेब्लिश किया गया था और शार्क एक्ट चार्टर्ड एक्ट साइन किया गया था दिसंबर 1985 में, ठीक है ना। अफगानिस्तान को कब ऐड किया गया था, 2005 में, जब इसकी 13वीं एनुअल समिट चल रही थी 2005 में। किसको ऐड किया गया था, अफगानिस्तान को भी ऐड किया गया था। और ढाका में ये बना था, देखो ढाका में ये बना था, वहीं पे चार्टर्ड साइन किया गया था, ढाका बांग्लादेश में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। बना ढाका में और हेडक्वार्टर नेपाल में। इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूरे वर्ल्ड का 3% एरिया है, पूरे वर्ल्ड का कवर करता है जितने हैं, और जो पॉपुलेशन है वो 3.21% करता है, और जीडीपी जो है पूरी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो 3.8% की इकोनॉमी करता है। अब तो ये बढ़ जाएगी क्योंकि इंडिया की इस 1.7 ट्रिलियन होगी, कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी इन फ्यूचर, आप देखोगे तो। एरिया में देखो 3% वर्ल्ड का, पॉपुलेशन में 21% और इकोनॉमी में 3.4% करता है। मोस्टली डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, फर्टाइल एरिया पूरी दुनिया का, आपको ये भी याद रखना है। कॉमन इसके चीज़ें हैं, ड्रेस हैं, फूड है, देखो कितनी सिमिलरिटी है। अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारी कंट्री हैं, श्रीलंका, ये सारी इसके अंदर कंट्री, सिमिलरिटी कितनी है हमारे अंदर, तो सिमिलरिटी बहुत है। कॉमन प्रॉब्लम इशू है पॉवर्टी, लिटरेसी, सारे रीजन की इसकी। लो जीडीपी है, वो भी अच्छा करना है। और रिलेवेंट क्यों है इंडिया के लिए, क्योंकि एक रीथिंक करने के लिए, पूरे नेशन को डेवलप करने के लिए जो हमारी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, उसको फुलफिल करता है, ठीक है ना। जो एग्रेशन है उसको फुलफिल कर देते हैं। और इंडिया स्टार्ट इन्वेस्टिंग अदर रीजनल इंस्ट्रूमेंट सच एज बीम्स्टेक, अल्टरनेटिव ऑफ चार्टर, तो इंडिया इधर भी करना स्टार्ट कर दिया। तो एक अल्टरनेटिव भी हमारे पास है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें कहीं ना कहीं इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हाउएवर बीम्स्टेक कैन नॉट रिप्लेस द शार्क, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, ये एक अलग ही संगठन है, उसको भी मजबूती देनी है। मोर ओवर बीम्स्टेक फोकस ऑन द बे ऑफ बंगाल रीजन, इसमें फोकस करता है, इस वाले फोकस पे। और जो हमारा ये रीजन है और साउथ एशियन नेशन में, इस वाले रीजन में फोकस करता है। पर ये जो शार्क है पूरे में फोकस करता है, आपका सारे नेशनों में ये फोकस करता है। तो ये सारी इसके अंदर कंट्री हैं, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया से टच करता है बॉर्डर, बांग्लादेश अफगानिस्तान के ऊपर से पीओके के पास है, बांग्लादेश करता है, भूटान करता है, इंडिया करता है, नेपाल करता है, आपका मालदीव्स नीचे थोड़ा करता है, 8 डिग्री चैनल से डिवाइड है, मिनीकॉनी आइलैंड और मालदीव्स के बीच में, पाकिस्तान करता है, श्रीलंका। जितने भी इंडिया की बॉर्डर टच करती हैं एक्सेप्ट चाइना और म्यांमार को छोड़ के, ये इसके अंदर नहीं है। ये हमारा फ़ायदा है, ताकि हम चाइना को भी नेगलेक्ट कर सकें। चाइना अपोज करता है हमें, कहीं ना कहीं ब्रिक्स में करेगा, यहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे हमने पाकिस्तान को भी साथ लेके कहीं ना कहीं हमें बात अच्छे से इसको आगे बढ़ानी चाहिए। और अभी जज अपॉइंट किए गए हैं, 3 फीमेल की गई हैं, और भी 9 जज को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट, ओथ के बारे में कंप्लीट करेंगे। इसके लिए अब 10 मिनट में दूसरी वीडियो डालूंगा, उसको आप पढ़ लेना। इसको यहीं पे विराम देता हूँ, इस वाली वीडियो को। मैं थोड़ा गला मेरा थक जाता है बोलते बोलते, तो ये अब जो पेज बचे हैं इसमें मैं आपको बता देता हूँ कितने पेज बचे हैं। नियर अबाउट 10 पेजेस रह गए, क्योंकि 5-6 पेजेस का तो यही है। पूरा बताऊंगा कि कैसे जजमेंट होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होती हैं, ग्राम न्यायालय क्या होते हैं, बिल्कुल नीचे तक जाऊंगा। और फिर चाइना, देखो फर्स्ट टाइम रोड एक नेटवर्क लिंक डेवलप कर रहा है चाइना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर राम मैग्सेसे अवार्ड के बारे में देखेंगे, कोर सेक्टर्स क्या क्या होते हैं, उनके परसेंटेज क्या देखेंगे, डेफिसिट देखेंगे, प्राइमरी रिवेन्यू, बजटरी डेफिसिट, मॉनेटरी डेफिसिट देखेंगे, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट देखेंगे, ब्रिक्स कैसे बेटर कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रिक्स कैसे है, डेमोक्रेटिक कैसे हमें इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं डेमोक्रेसी को, ये पढ़ेंगे। फिर मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज कैसे करना चाहिए, कि मेघालय सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में, पर कहीं ना कहीं वाटर क्राइसिस देखे जाता है, उसके कारण क्या क्या है, क्यों होता है ऐसा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
तो यहीं पे मैं रोकता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करा करें, इससे मुझे हौसला मिलता है।